वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम अक्टूबर 2020 की विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, देन प्रिवेंशन डिटेंशन, देन हम थोड़ी जो शॉर्ट न्यूज़ होती है वो पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, हम पढ़ेंगे डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। जो डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड को बूस्ट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया है कि वह लोकल जो सर्वर है उसको इंस्टॉल करे और जो इंटरनेट की स्पीड है उसको इंक्रीज़ करे सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस में। ये जो गवर्नमेंट की है प्लानिंग, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम से है रिलेटेड अंडर द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये जो इम्प्लीमेंट होएगा वह यूनियन मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की, उसके अंडर इम्प्लीमेंट होगा। और जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2016 में लॉन्च करी गई थी और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं: कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे रीसर्वे, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम करंट स्टेटस देख लेते हैं सबसे पहले कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड का करंट स्टेटस क्या है। जो 94% जो विलेजेस हैं वहाँ पे कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और इसके अंदर मतलब कि 29 जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ है वह रिकॉर्ड ऑफ राइट शो करे जाते हैं वेब में। और इसमें इंटीग्रेशन होएगा लैंड रिकॉर्ड का, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का। 75.78% जो सब रजिस्टर्ड ऑफिसर्स है उसमें हो चुका है। और जो 70.41% जो कैडेस्ट्रल मैप है वो डिजिटाइज्ड हो चुके हैं। और जो टेक्सचुअल एंड स्पेशल डाटा इंटीग्रेशन है वह भी कंप्लीट हो चुका है 60.67% विलेजेस में। हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ताकि अपडेट हो सके जो लैंड रिकॉर्ड का है। ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड म्यूटेशन होती है वह हो सके। जो म्यूटेशन वो होती है जो लैंड रिकॉर्ड में जो हम म्यूटेशन करते हैं उसको बोलते हैं। और इंटीग्रेट हो सके बिटवीन टेक्सचुअल एंड स्पेशल रिकॉर्ड, ओके। और इंटरकनेक्टिविटी हो सके जितनी भी रेवेन्यू है और रजिस्ट्रेशन की। टेक्सचुअल तो वही रिकॉर्ड होता है जो लैंड रिकॉर्ड है जो कि लिखे गए हैं जो मतलब, और स्पेशल रिकॉर्ड वो होता है जो मैप के अनुसार होते हैं ताकि इनकी इंटीग्रेशन हो सके। और जो प्रेजेंट डीड रजिस्ट्रेशन है और प्रिजम्पटिव टाइटल सिस्टम है उसको कॉन्क्लूसिव टाइटलिंग और टाइटल गारंटी हो सके उसमें। सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड के, ये देखते हैं। ये बेटर क्रेडिट डिलीवरी करता है रूरल एरियाज़ में, ताकि बेटर क्रेडिट डिलीवरी हो सके जो रूरल एरियाज़ में है, जैसे कि हम एमएसएमई सेक्टर को हेल्प कर सके और एग्रीकल्चर में भी हम क्रेडिट डिलीवरी करवा सकें। और लिटिगेशन को रिड्यूस कर सके ताकि ट्रांसपेरेंसी हो लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस में, और लैंड डिस्प्यूट को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकें हम डिजिटलाइजेशन करने के बाद। और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर सकें ताकि जो लैंड एक्विजिशन होती है और रिहेबिलिटेशन होता है और कंपेंसेटरी क्लेम्स देते हैं रिहेबिलिटेशन के, जैसे कि कोई डैम्स वगैरह बनते हैं तो वहाँ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो फिर उनको रिहेबिलिटेशन और उनको जो कंपेंसेशन देते हैं उसको हम ईज़िली कर सकें। रेवेन्यू जनरेट हो सके, लोकल रेवेन्यू को बढ़ा सकें हम इसके द्वारा, कलेक्शन हो रेवेन्यू का, और एफिशिएंसी हो पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगी डिसीज़न मेकिंग में। और जो लैंड यूज़ प्लानिंग कैसे हो, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कैसे हो, रिसोर्स मैनेजमेंट हो, उसके लिए हेल्प हो सकती है। जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होता है जैसे कि बेनामी ट्रांजैक्शन होता है या फिर ब्लैक मनी जनरेट हो जाता है, उसको ख़त्म करने के लिए भी ये हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो इजी डिस्पर्सल हो सके, जो बेनिफिट है वेलफेयर स्कीम में जो कि इम्प्लीमेंट करे जाते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस और जो हम एग्रीकल्चर सब्सिडी देते हैं ताकि वो जल्दी डिस्पर्स हो सके, उसमें भी हेल्प करेगा ये डिजिटलाइजेशन।
और कट डाउन हो जाएगा ह्यूमन इंटरफेरेंस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। यह लोअर जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको भी कम करेगा, और जो करप्शन होता है ट्रांसफ़र, बाइंग और सेलिंग ऑफ लैंड से रिलेटेड, वह भी कम हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि लैंड ओनरशिप रिकॉग्नाइज्ड कैसे हुआ है इंडिया में। रिकॉर्ड ऑफ राइट होते हैं, इसमें नेम होता है जो लैंड होल्डर होता है उसका, और उसकी जो नंबर होते हैं, जो लैंड को पर्टिकुलरली नंबर अलॉट कर दिया जाता है पर्टिकुलरली पीस ऑफ लैंड को, और साइज़ भी होता है इसमें प्लॉट एरिया का, और रेवेन्यू रेट भी इसके अंदर दिखाया जाता है। फिर जो रजिस्टर्ड सेल डीड होती है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र भी करी जा सकती है जल्दी। और जो सर्वे डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रॉपर्टी का बाउंड्रीज़ और एरिया होता है, उसको भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिस्ट करा जा सके, और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स को भी। फिर हम कॉन्स्ट्रेंट्स देख लेते हैं कि कमी क्या, मतलब कि कॉन्स्ट्रेंट क्या, रुकावटें क्या आ रही है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड में। सबसे पहले लेगेसी इश्यूज़ है इसके अंदर, जो मतलब कि जो डिजिटल रिकॉर्ड है, उन्होंने जो मतलब जो पुराने जो डाटा होते थे, वह ओल्ड जो डॉक्यूमेंट है वह कुछ मतलब उसके अंदर कमियां हैं, या फिर उसके अंदर एरर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मिसिंग मैप्स हैं, अपडेटेड मटेरियल नहीं है, और फिर सब स्टैंडर्ड डाटा कलेक्शन है। जैसे कि जो लैंड पोर्टल है, बहुत सारी इनएडुकेंसी है जो जितनी भी स्टेट में है, काफ़ी सारी स्टेट में जो लैंड पोर्टल्स हैं उसमें बहुत सारी इनएडुकेंसी है, रॉन्ग डाटा एंट्री है, स्टैंडर्डाइज इंफॉर्मेशन नहीं है, मिसमैच है डिजिटल डाटा, और जो ओल्डर रिकॉर्ड जो डाटा है उसमें इनएक्यूरेट एस्टिमेशन है लैंड का, और मिसमैच है डाटाज में, और लिमिटेड कैपेसिटी भी है एक इशू एडमिनिस्ट्रेशन का। जो स्टेक होल्डर एम्प्लॉय है ग्राउंड लेवल में, उनके पास टेक्निकल स्किल नहीं है डिजिटलाइजेशन के लिए। फिर यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्टेट में, क्योंकि जो लैंड है वह हमेशा से ही स्टेट सब्जेक्ट है, और डाटा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, डिफरेंट स्टेट के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं लैंड से रिलेटेड। देन कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन वेरियस डिफरेंट नोडल एजेंसीज होल्डिंग लैंड रिकॉर्ड, जैसे कि रेवेन्यू, सर्वे और रजिस्ट्रेशन में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। डिजिटल गैप भी है, जैसे कि जो पुअर सेक्शन है, वनरेबल सेक्शन है, उनको इतना नॉलेज नहीं है डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड कि वह अपने टाइटल्स को कैसे एस्टैब्लिश करेंगी। जो ओल्ड डाटा है जो वो नॉन ट्रेसेबल भी है। और देन जो डाटा लीक्स और साइबर थ्रेट का भी इशू है। फिर कंज्यूमर प्रोफाइलिंग से रिलेटेड भी इशू है, जैसे कि मतलब कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन है लैंड ओनर की, और इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वह अपना डाटा को डिजिटाइज करवा सके। ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ होएगा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड से, जैसे कि कहीं मैनिपुलेट ना हो जाए उनका डाटा, और जो वह अपना जो लैंड होल्डिंग है उसको लूज़ ना कर जाए। स्टेट एनक्रोचमेंट का भी इशू है, करप्ट प्रैक्टिसेस का भी इशू है, अदर इश्यूज़ भी है, जैसे कि जेंडर इंक्लूसिवनेस का इशू है, लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट का भी इशू है, एब्सेंस फास्ट कनेक्टिविटी भी नहीं है काफ़ी सारे स्टेट्स में, उसका भी इशू होगा। फिर जो वे फॉरवर्ड उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। अब जो इतने सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसका निवारण करने का ही हमारा वे फॉरवर्ड होगा, जैसे कि हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अप्रोप्रिएट स्किल प्रोवाइड कर सकें, उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड। फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर सकें, जो सेफ्टी हो, स्टोरिंग डाटा अबाउट द लैंड रिकॉर्ड डाटा। फिर हम सर्वे कर सकें, मैपिंग कर सकें लैंड की, ब्लॉकचेन के की हेल्प लेके, ड्रोन की हेल्प लेके, सैटेलाइट की हेल्प लेके, एंड GIS जोग्राफिकल जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड। एंड देन हम जो कैपेसिटी डेवलप कर सके जो स्टेट की है, ताकि वह अपना डाटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर सके, हाई स्पीड प्रोसेसर हो, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोवाइड हो स्टेट लेवल में, ताकि फास्टर कनेक्टिविटी हो सके। देन जितने भी टेक्सचुअल डाटा है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, जैसे कि ओल्ड टाइटल्स को उसको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है। म्यूटेशन रिकॉर्ड है जो राइट है उसको सबसे पहले डिजिटलाइज करा जाए। फिर अवेयरनेस हो क्रिएट पब्लिक में अबाउट डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। फिर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो रिकॉर्ड का, मेंटेनेंस का और अपडेट करने का लैंड रिकॉर्ड को। सो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।
आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा डिजिटलाइजेशन से लैंड रिकॉर्ड में करंट सिचुएशन क्या है। हमने सिचुएशन देखी सबसे पहले, फिर हमने इसके बारे में देखा कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या सेंटर सेक्टर स्कीम है, 3 कंपोनेंट्स हैं। फिर की ज़रूरत क्या पड़ी ताकि क्रेडिट डिलीवरी हो, लिटिगेशन रिड्यूस्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, रेवेन्यू जनरेट हो, लैंड रेवेन्यू। फिर एनहेंस्ड एफिशिएंसी हो पॉलिसी मेकिंग में, फ्रॉडलेंट जो ट्रांजैक्शन है उसको कम करा जा सके, इजी डिस्पर्सलमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस को कट डाउन कर सके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। कॉन्स्टेंट क्या है, डिजिटाइजेशन लेगेसी इश्यूज़ है, सब स्टैंडर्ड डाटा है, जो ओल्ड रिकॉर्ड है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, यूनिफॉर्मिटी नहीं है डिफरेंट स्टेट में, कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन डिफरेंट नोडल एजेंसीज, डिजिटाइजेशन गैप है, डाटा लीक्स और साइबर अटैक का भी थ्रेट रहेगा, कंज्यूमर प्रोफाइलिंग का इश्यूज़ है जैसे कि फ्रॉडलेंट मेजर हो सकता है पब्लिक के लिए, ऐसा पब्लिक को लगता है। दैन ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं और जेंडर इंक्लूसिवनेस, ये अदर इश्यूज़ हैं। वे फॉरवर्ड कह सकता है अप्रोप्रिएट स्किल प्रोवाइड करे जा सके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो ताकि डाटा सेफ रहे, सर्वेइंग जो मैपिंग है लैंड की वह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है उसको यूज़ करके हम मैपिंग करें, कैपेसिटी डेवलप हो स्टेट्स की, अपडेट हो जितना भी टेक्सचुअल डाटा है, अवेयरनेस हो पब्लिक में और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड हो डाटा का। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले जो सिक्योरिटी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल किया गया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही प्रोवाइड करे जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व करा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है एक्सेप्शनल पावर है ये स्टेट का, जो कि पर्सनल लिबर्टी है इंडिविजुअल की, उसको इफ़ेक्ट करता है। और जो ग्राउंड क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन के, सिक्योरिटी हो स्टेट की, फॉरेन अफेयर्स हो जो सिक्योरिटी हो इंडिया की, और मेंटेनेंस हो पब्लिक ऑर्डर का, और सप्लाईज और एसेंशियल सर्विसेज है डिफेंस की, वो मेंटेन रह सके। कोर्ट ने ये डिस्टिंग्विश किया कि जो लॉ है और अदर सिचुएशन है और पब्लिक डिसऑर्डर है उसको डिस्टिंग्विश किया जा सके। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये लेटेस्ट रीजन में अप्लाई होनी चाहिए बट नेवर फॉर द फॉर्मर सिचुएशन। जो बेंच रेफर करा गया था 1982 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में अशोक कुमार वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस ने, उन्होंने रूल करा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये सोसाइटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो ऑब्जेक्शन क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि जो मतलब उनको जो पर्सन को प्रिवेंट करने के लिए कि वह कुछ ऐसा मतलब कि जुर्म ना करें, उसको रोकने के लिए ये प्रोवाइड करा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में देखते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये रीज़नेबल एप्रेशन के लिए है, एप्रीहेंशन हो सके ताकि वह डेंजर ना हो किसी पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी के लिए। उसको पर्सन को कस्टडी में रखा जाता है विदाउट अंडरगोइंग अ ट्रायल। और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है अगेंस्ट अरेस्ट इन 22(1) आर्टिकल एंड 22(2) आर्टिकल में। ये प्रोटेक्शन है, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला पर्सन है उसको प्रोवाइड नहीं करी जाती। मल्टीपल लॉज हैं जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1985 में, और अनलॉफुल एक्टिव प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में। और NCRB के डाटा के अनुसार जो क्राइम है इंडिया में वह 1.1 लाख पीपल ऐसे हैं जिनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में 2021 में रखा गया है। ये है हाईएस्ट है सिंस 2017। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ इंडिया है वह भी प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को अंडर सेक्शन 151 में। सेक्शन 151 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करता है
ताकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो उसको प्रिवेंट किया जा सके। फिर हम आर्टिकल 22(1) देख लेते हैं। और आर्टिकल 22(1) है कि कोई भी पर्सन को हम डिटेन नहीं कर सकते कस्टडी में अगर उसको इन्फॉर्म ना किया जाए कि उसको ग्राउंड क्या है उनको उसको अरेस्ट करने के लिए। और आर्टिकल 22(2) ये प्रोवाइड करता है कि जो भी पर्सन डिटेन करा जाता है कस्टडी में उसको मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ता है विदिन 24 आवर्स। और फिर आर्टिकल 22(3) है, यही करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड। अगर कोई भी पर्सन जिसको डिटेन करा जाता है वह आर्टिकल 22(1) में नहीं आता, 22(2) में नहीं आता, देन उसको 22(3) में अरेस्ट करा जाता है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए है। देन जो 22(4) आर्टिकल है उसमें ये प्रोवाइड करा जा सकता है कि कोई भी पर्सन है जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है उसको 3 मंथ्स के अंदर छोड़ना पड़ता है, कि मतलब 3 मंथ्स के बाद उसको हम डिटेन नहीं कर सके। ओके। फिर आर्टिकल 22(7) है, अगर उसको ऑब्टेन करा जाता है 3 मंथ्स, मतलब उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन करा जाता है, डिटेन करा जाता है पर्सन को 3 मंथ्स के बाद भी, तो फिर ओपिनियन की ज़रूरत होती है एडवाइजरी बॉडी की। और फिर हम उसको सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही ऐसे किया जा सकता है डिटेन्ड 3 मंथ्स से ज़्यादा। देन इश्यूज़ क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेके। एग्जीक्यूटिव ट्रायनी है to highly administrative steered and restrict the scope of judicial interference। एग्जीक्यूटिव की दादागिरी मानो एंड ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट को, आर्टिकल 21 को, आर्टिकल 19 को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी को ब्रीच करे जाते हैं इस एक्ट के अनुसार। इस एक्ट के अंदर मिसयूज़ होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत ज़्यादा। ये फाउंड करा जाता है कि 78.33% जो डिटेंशन ऑर्डर है NSA में 2018 से लेकर 2020 तक वह इनकरेक्ट थे। बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, जो पेंडिंग ओवर बर्डन केसेस हैं रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन वे बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई। देन एडवाइजरी बॉडी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आर्टिकल 22 में, वह स्टेट को पावर देता है कि वह प्योरली एग्जीक्यूटिव कमेटी है एडवाइजरी बॉडी, और इसको इम्पार्शियल नहीं है और फ्री नहीं है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। विक्टिमाइजेशन होता है सब बहुत ज़्यादा डिटेनी का, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है जो। एंड देन हम लॉज देख लेते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। जो फर्स्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 का, वह पास किया गया था ताकि एंटी नेशनल एलिमेंट है उसको एंटी नेशनल एलिमेंट से रोकने के लिए, और ये सिक्योरिटी और जो डिफेंस के अगेंस्ट है उसके लिए करा गया था। फिर मीसा एक्ट था 1971 का, वह इनफेमस है बहुत ज़्यादा, वह इमरजेंसी के बाद दौरान पास करा गया था। ये पॉलिटिकल ओपोनेंट के अगेंस्ट था, ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट था, और सिविल सोसाइटी ग्रुप को चैलेंज करता था, उसके अगेंस्ट था। 44th अमेंडमेंट के बाद इसको डिलीट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट है 1974 का, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता है मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता है ताकि फॉरेन एक्सचेंज है वह मेंटेन रह सके और इलीगल ट्रेड कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। और टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट है टाडा एक्ट 1985 का, ये भी बहुत डेंजरस था, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन को प्रोवाइड करता था। और पोर्ट एक्ट था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 का, ये भी टाडा एक्ट के सिमिलर ही था। देन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देख लेते हैं। AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, इसने ग्रीन फ्लैग दे दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को, बिकॉज जो प्रोविज़न था आर्टिकल 22(5) को एक्सप्लिसिट प्रोविज़न प्रोवाइड करता था ये। फिर शिबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इसमें इसने ये कोर्ट को ये पावर प्रोवाइड करी थी कि जो रियलिटी है और जो फैक्ट है विच जो कि ग्राउंड हो सकते हैं डिटेंशन से रिलेटेड, इसे प्रोवाइड करा जा सके। देन शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था,
इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक ड्रैकोनियन कानून का दर्जा दे दिया गया था कि वह इन्फ्रिंज करता था जो हमारे फंडामेंटल राइट को। सर वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले लीगल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो डिटेनी है, जो राइट टू कंसल्ट, लॉयर को कंसल्ट करने की पावर प्रोवाइड करनी चाहिए। ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है। एडवाइजरी बॉडी प्रोवाइड होनी चाहिए जिसमें सिटिंग जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट के, ताकि स्पीडी ट्रायल हो सके, इफेक्टिव फेयर डिसीजन हो सके कि वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए डिटेंशन का। फिर एक टाइम फ्रेम भी प्रोवाइड करना चाहिए, एडवाइजरी बॉडी के निर्णय अनुसार प्रोवाइड करना चाहिए। देन इंडिपेंडेंट बॉडी भी होनी चाहिए जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के एलोगेशन और मिसयूज़ को इंक्वायर कर सके। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड होते हैं जैसे कि आर्टिकल 21 और जो आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 21 में जो पर्टिकुलरली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसके अनुसार जो क्वेश्चनिंग है वो करनी चाहिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की। देन ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। आई एम श्योर आपको ये समझ आ चुका होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। देन हम न्यूज़ इन शॉर्ट देख लेते हैं। गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देख लेते हैं। रिसेंटली जो केरला गवर्नर है उन्होंने थ्रेटन करा कि रिमूव कर दिए जाएंगे उनकी पोस्ट से अगर भी उन्होंने जो डिग्निटी है ऑफिस की उसको कंटिन्यू करा कि वह लोअर कर सके, कम कर सकें उसकी डिग्निटी को। अगर वो कम करते हैं उनकी डिग्निटी को तो उनको थ्रेटन करने का, रिमूव करने का उन्होंने थ्रेट किया। सो आर्टिकल 164 है वह प्रोवाइड करता है जो चीफ मिनिस्टर हैं वह अपॉइंट करे जाएंगे गवर्नर के द्वारा, जो अदर मिनिस्टर हैं वह अपॉइंट करे जाएंगे गवर्नर के द्वारा। ये सिर्फ एडवाइस होएगा इसमें चीफ मिनिस्टर की। और जो सीएम है, मिनिस्टर हैं, वह ऑफिस को होल्ड करते हैं अंडर द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, बट जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर है उसको अभी तक डिफाइन नहीं करा गया है। बहुत सारे हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जब गवर्नर ने डिसमिस कर दिया चीफ मिनिस्टर को, बट अगर वह अपनी जो उनकी जो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी है अगर उसको वह लूज़ करते हैं तभी वह डिसमिस कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर को। देन वेरियस जो जजमेंट है वह देख लेते हैं प्लेजर ऑफ गवर्नर से रिलेटेड। महाबीर प्रसाद वर्सेस प्रफुल्ल चंद्र 1969 में जो गवर्नर प्लेजर है अंडर आर्टिकल्स 164(1) ये सब्जेक्ट करा गया था आर्टिकल 164(2) में। जो विड्रॉल है गवर्नर का प्रोसीजर प्लेजर वह कोइंसाइड करना चाहिए विद द विड्रॉल ऑफ सपोर्ट टू द गवर्नर बाय द असेंबली। जो शमशेर सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है 1974 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा गया था कि वह जो गवर्नर है वह अपनी फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशन पावर को सिर्फ एडवाइस जो मिनिस्टर है उसके अनुसार ही कर सकते हैं। देन निबम रबिया एंड एक्सेट्रा वर्सेस डिप्टी स्पीकर एंड अदर्स 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया जो आर्टिकल 163 है कॉन्स्टिट्यूशन की वे पावर नहीं देते गवर्नर को, मतलब कि वह उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगी कि वह अगेंस्ट में या विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्ट कर सके। जो करंट अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जो गवर्नर है कैन नॉट रिमूव द मिनिस्टर एट इट्स ऑन विल। सेंटर ने नोटिफाई किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स 2022। जो आईटी रूल्स 2021 है वे रिलीज़ करी गई थी अंडर सेक्शन 81 ऑफ द आईटी रूल्स 2000 फॉर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड द ऑडिटिव प्लेटफॉर्म। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी हो, इसमें ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमेटी होनी चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जा सके। वन और मोर जनरल appellate grievances appellate committee within 3 months and then each जो ग्रीवेंसेस एडवाइजरी कमेटी है वे उसमें चेयरपर्सन हो, 2 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे। और जीएसी है वह अपील भी हेयर करेगी बाय सोशल मीडिया अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द इंटरमीडिएटरी। इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जैसे कि डिजिटल मोड। इंटायर जो अपील प्रोसेस है उसके अंदर होने चाहिए फॉर्म फिलिंग ऑफ द अपील टू द डिसीजन।
ऑब्लिगेशन क्या है इंटरमीडिएटरी का, जो इंटरमीडिएटरी है कैन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड, ताकि जो मिसयूज़ होता है ग्रीवेंसेस रेडिएशन मैकेनिज़्म को, इसको प्रिवेंट किया जा सके। टाइम बाउंड जो कंपनीज़ है वह उनको रिक्वायर करने की ज़रूरत है ताकि जो भी कंप्लेंट जो होती है वह 24 आवर्स के अंदर उसको उनके पास पहुंच सके, और जो उसको रिज़ॉल्व करा जा सके वह 15 डेज़ और द 72 आवर्स इन केस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेकन डाउन रेस्पेक्ट में। कंसर्न्स क्या है, आईटी रूल्स के अंदर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल का कंसर्न है। ये इफ़ेक्टिव टूल भी हो सकता है गवर्नमेंट का कि जो भी क्रिटिसिज्म हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो डिसेंट हो, उसको ख़त्म करने का उनका गवर्नमेंट का एक टूल भी एजेंडा बन सकता है। जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स के। जो आईटी रूल्स की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन नहीं है सोशल मीडिया कंपनीज़ में, मैलिशियस पोस्ट स्प्रेड हो रही है सोशल मीडिया में, और जिसकी वजह से हेटर्ड क्रिएट हो रही है कम्युनिटीज़ में, और रोबस्ट कंप्लेंट मैकेनिज़्म नहीं है परसिस्टेंट फेक न्यूज़ जो राइज़ हो रही है उसको कर्ब करने के लिए। फिर देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जो डेथ रो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट करा है इम्पोर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग द साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनको डेथ सेंटेंसेस प्रोवाइड करी जा रही है। जो साइकोलॉजिकल इवेल्युएशंस है प्रिजनर्स का, वह एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा, और जो भी एक्सेस होगा वह मिटिगेटिंग इन्वेस्टिगेटर के द्वारा होगा। ये कोर्ट को एक हेल्प प्रोवाइड करा जा सके जितनी भी इंडिपेंडेंट होलिस्टिक जो पिक्चर है फिज़िकल है, जो मेंटल कंडीशन है, जो भी कंडेम्ड पर्सन है उसको प्रोवाइड करने के लिए। जो डेथ पेनल्टी है और कैपिटल पनिशमेंट है, ये एग्जीक्यूशन है ऑफेंडर का, जिसको डेथ प्रोवाइड करी जाती है बाय अ लॉ फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस के ही लिए प्रोवाइड करी जाती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ने ये पावर है, ये प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करी है, गवर्नर को प्रोवाइड करी है कि पार्डन कर जा सके, सस्पेंड करा जा सके, रिमिट करा जा सके, कम्यूट करा जा सके डेथ पेनल्टी को। जो आर्टिकल है ये आप बताएंगे कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कि पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, ये आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। फिर हम लैंडमार्क जजमेंट को देखते हैं रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। बच्चन सिंह का केस था वैसे स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट आउट करा था, जो डेथ सेंटेंसेस है वे सिर्फ रेयरेस्ट केस में ही प्रोवाइड करे जा सके। देन मच्छी सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था। उसने जो एग्रीगेटेड जो फैक्टर है क्राइम से अगेंस्ट मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्रिमिनल को, वह भी देखे जाए बिफोर अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स। जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स है, इसमें जो UIDAI है, जो कि आधार, जो हमें आधार कार्ड प्रोवाइड करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको मतलब कि टॉप कराया है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स में सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ में। ये मंथली इंडेक्स होता है। एंड जो UIDAI है ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि आधार एक्ट 2016 है उसके अनुसार इस्टेब्लिश की गई है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। जो ये पब्लिश करी जाती है GRI, वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा पब्लिश करी जाती है, और ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस बॉडी को रैंकिंग प्रोवाइड करती है। सो ये हमारा टॉपिक कवर हो चुका है। फिर नेक्स्ट हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।